नमस्कार दोस्तों, GCS क्लासेस में एक बार फिर से मैं अभिषेक कुमार झा आपका स्वागत करता हूं। 10वीं कक्षाओं के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और पिछली कक्षाओं में हमने उत्तर लेखन पे चर्चाएं की थी, जिसमें से यूपीएससी के प्रश्न हम एक एक करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिखने का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ उसमें जो उससे संबंधित जो चुनौतियां हैं उसे भी हल करने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप अवश्य हमें हमारी टीम को भेजें। हमारी टीम उसका मूल्यांकन करेगी, उसे जांचेगी। ठीक है। इसमें से कोई भी परेशानी आपको आ रही हो, क्योंकि ये शुरुआती चरण है, तो हो सकता है कि आपको समस्याएं आए, और ये समस्याएं सामान्य हैं, आती ही हैं। ठीक है। तो ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। ठीक है। अब हम कक्षाओं पे आते हैं और देखते हैं आगे का कौन सा प्रश्न लिया जाए। ठीक है। टाइप 1 में मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं। मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूं और उस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ठीक है। और एक एक करके जैसे पिछली कक्षाओं में हमने किया है उसी तरह से समझते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या है। देखिए मैं क्वेश्चन एक बार लिखा दे रहा हूं, आप पेन पेपर लेके बैठो और क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य से किन किन बातों में भिन्न है, चर्चा करें। ये प्रश्न यूपीएससी के 2018 में आया हुआ है और इसे 150 शब्दों में लिखना था। ये प्रश्न मूलतः सोशल इशू, सामान्य दंड प्रश्न पत्र के सोशल इश्यूज खंड से जुड़ा हुआ है। सामाजिक मुद्दे जो हमारे सिलेबस में है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो प्रश्न एक बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षतावाद के पश्चात से किन किन बातों में भिन्न है, चर्चा करें। ठीक है। देखिए प्रश्न मैंने एक बार आपको लिखा भी दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसे 150 शब्द में लिखना था। इसे 150 शब्द में लिखना था। ठीक है। इसके लिए 150 शब्द दिए गए थे और ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। यूपीएससी 2018 में पूछा गया है और ये सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है। तो अब समझते हैं कि कैसे। सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है कि प्रश्न पढ़ने की, प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो आइए देखते हैं क्या क्या डिमांड है प्रश्न की। डिमांड क्या है, मांग क्या है,
प्रश्न की। देखिए इसमें डिमांड की जा रही है कि धर्मनिरपेक्षतावाद, ठीक है, धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य से किन किन बातों में भिन्न है। मतलब भारतीय संकल्पना है जो धर्मनिरपेक्षता की है, वो धर्मनिरपेक्षतावाद का जो पाश्चात्य से किन किन बातों में, पाश्चात्य जो धर्मनिरपेक्षता है वो इन मामलों में भारतीय संकल्पना से किस प्रकार भिन्न है। मतलब इसमें मांग है कि धर्मनिरपेक्षता की जो संकल्पना है, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष जिसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता की जो संकल्पना है उसमें भिन्नता वो भारतीय संकल्पना और पाश्चात्य संकल्पना, ठीक है। देखिए डिमांड प्रश्न की ये है कि आप इनकी भिन्नताओं को बता दें, ठीक है। अब मतलब प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य किन किन बातों में भिन्न है। एकदम भिन्नता की बात कर रहा है, अंतर की बात कर रहा है प्रश्न। तो प्रश्न की मूल डिमांड यही भिन्नता को, ठीक है। तो डिमांड समझने के बाद ये धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना, इसमें दो तरह की भिन्नताएं, ठीक है, इसको बताना, यही डिमांड है प्रश्न, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब मैंने डिमांड को समझ लिया तो डिमांड को समझने के बाद अब उत्तर की फॉर्मेटिंग करेंगे। उत्तर की फॉर्मेटिंग में सबसे पहले प्रारंभिक प्रक्रिया जो होती है वो भूमिका की होती है, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं। भूमिका लिखेंगे, ठीक है। भूमिका में यहाँ पे किस पे भूमिका लिखी जाएगी, आप खुद एक बार देखो यहाँ पे और सोचो कि धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य से किन किन बातों में भिन्न है। चूंकि ये प्रश्न एकदम मिसलेनियस है, मतलब धर्मनिरपेक्षतावाद में भारतीय संकल्पना है एक इधर, और दूसरा धर्मनिरपेक्षता में पाश्चात्य जो है वो पाश्चात्य की जो धर्मनिरपेक्षता है और भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है। तो भूमिका जब लिखेंगे तो भूमिका दोनों पे मिसलेनियस लिखेंगे। पहले लिखेंगे भारतीय संकल्पना के बारे में, भारतीय संकल्पना में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है या प्रासंगिकता क्या है, धर्मनिरपेक्षता का क्या क्या लिखेंगे। पहला लिखेंगे अर्थ क्या है, प्रासंगिकता क्या है, प्रासंगिकता क्या है, महत्व क्या है, ठीक है। तो इस संकल्पना में जो है ना भूमिका में ये महत्व आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अर्थ और प्रासंगिकता को एक लाइन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भूमिका में भारतीय संकल्पना के अंतर्गत होगा। जब भारतीय संकल्पना के बारे में धर्मनिरपेक्षता को आप समझा देंगे, उसके बाद पैराग्राफ छोड़ के पैराग्राफ चेंज करके पैराग्राफ जब चेंज करेंगे, ठीक है, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप पाश्चात्य संकल्पना के बारे में लिखेंगे, ठीक है। पाश्चात्य संकल्पना, इसके बारे में भी वैसे ही लिखेंगे। इसके अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, या फिर इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में इसकी अवधारणा स्पष्ट करनी है, ठीक है। और प्रासंगिकता क्या है। इसमें से आप कहीं से भी उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं, मतलब भूमिका लिख सकते हैं, चाहे प्रासंगिकता की चर्चा कर दें, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है, सब सीमा का ध्यान रखना है
इसलिए मैं तीन तीन चीजें ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मॉडल उत्तर के मानक है। इनमें से आप किसी एक टॉपिक को लेकर भी आज भूमिका को समाप्त कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि भारतीय संकल्पना पे आपने अर्थ लिख के समझा दिया, उसके बाद आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह पाश्चात्य संकल्पना को आपने समझाया और अर्थ बता के आगे निकल गए, ठीक है। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं। मैंने तीन दिन बता दिए, कोई तो याद रहे, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिया मैंने भूमिका की बात कि भूमिका इसका तैयार हो चुका है। अब भूमिका तैयार होने के बाद देखिए इसमें जो भूमिका होगी ना, भूमिका एकदम संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि ये सेकुलरिज्म पे है। तो सेकुलरिज्म में एकदम भिन्नता को दिखाना है कि क्या भिन्न है इन दोनों में, क्योंकि प्रश्न पूरा भिन्नता पे टिका हुआ है कि दोनों की संकल्पनाएं कैसे भिन्न है इन मामलों में, ठीक है। तो यहाँ तक भूमिका हो गई। और भूमिका को समझाने के बाद अब जब भूमिका समझा देंगे हम, तो भूमिका समझाने के बाद मुख्य भाग में पूरा हिसाब कर देता हूं। मुख्य भाग में आप ये समझाएंगे कि मुख्य भाग में आप समझाएंगे मुख्य भाग में आप ये समझाएंगे कि इससे संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, यहां पे आप प्रासंगिकता की चर्चा है, प्रासंगिकता या महत्व की चर्चा जरूर करें, प्रासंगिकता महत्व की चर्चा करें, ठीक है। प्रासंगिकता और महत्व की यहाँ पर चर्चा करनी है आपको, ठीक है। मुख्य भाग में प्रासंगिकता और महत्व किसकी, तो धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता किस संदर्भ में, धर्मनिरपेक्षता दो संदर्भ में पूछा गया है, इसलिए आप धर्मनिरपेक्षता पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में जब भी लिखेंगे तो एक भारतीय संकल्पना जो है उसके संदर्भ में लिखेंगे। भारतीय संकल्पना जो है धर्मनिरपेक्षता की, ठीक है। भारतीय कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का, और पाश्चात्य संकल्पना क्या है। तो इन दोनों को आप समझा देंगे, ठीक है। भारतीय संकल्पना को जब प्रासंगिकता महत्व, तो इन दोनों का समझाएंगे, जैसे धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संकल्पना में का क्या महत्व है, ठीक है। फिर धर्मनिरपेक्षता का पाश्चात्य संकल्पना में क्या महत्व है। उसी तरह प्रासंगिकता को जब लेंगे तो एक बार इसको लेंगे प्रासंगिकता में, फिर एक बार इसको लेंगे, ठीक है। दोनों को समझ, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आपको समझाना है कि भारतीय संकल्पना में धर्मनिरपेक्षतावाद का महत्व और प्रासंगिकताएं। महत्व लिख के पहले लिखेंगे, फिर प्रासंगिकताएं लिखेंगे। प्रासंगिकताएं, जब प्रासंगिकताएं को आप समझा देंगे, ठीक है, इसको समझाने के बाद फिर लेंगे पाश्चात्य संकल्पना को इसके नीचे, उसे समझा देंगे, ठीक। उसे समझाने के बाद आपका प्रश्न का लगभग 80% हिस्सा पूरा हो जाएगा, ठीक है। उत्तर का 80% हिस्सा पूरा हो जाएगा, 20% हिस्सा आप निष्कर्ष में लिखेंगे, ठीक है। देखिए, मुझे आशा है कि आप GCIS क्लासेस जो उत्तर लेखन पे कक्षाएं लेकर आई है, उत्तर लेखन की कक्षाएं और शायद किसी प्लेटफॉर्म पे इतनी बेसिक तरीके से ना पढ़ाई जाती रही हो। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो ये है कि किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पे सामान्यतः 1-2 बार उत्तर लेखन को बता दिया जाता है जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। इतने बेसिक लेवल से
इस परीक्षा की मतलब इस उत्तर लेखन को इतने अच्छे से और इतने विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं की जाती है सामान्यतः। ठीक है, तो अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष, देखिए चूंकि ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, तुलनात्मक, इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण रखना है। तुलनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है कि तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर, तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष लिखना है। मैं भी समझा रहा हूँ किसी के कैसे लिखना है। ठीक है, तो तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष कैसे लिखना है कि निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि भारतीय संकल्पना जो धर्मनिरपेक्षतावाद है उसकी भारतीय संकल्पना इस तरह की है और इसमें इन दोनों में काफी भिन्नताएं हैं। ठीक है, ठीक है, काफी भिन्नताएं हैं, उस भिन्नताओं को आप बताएंगे। और तुलनात्मक विश्लेषण का मतलब ये है कि तुलना करके, तुलना किसकी, देखिए विश्लेषण मतलब होता है कि गूंथे हुए को तोड़ना। तो तुलना जब आप करेंगे तो तुलना भारतीय संकल्पना की करेंगे, जो धर्मनिरपेक्षतावाद पे है। भारतीय संकल्पना क्या है, धर्मनिरपेक्षतावाद पे, और पाश्चात्य संकल्पना क्या है, इन दोनों की तुलना करके निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर ये निष्कर्ष होगा क्योंकि इसमें भिन्नता की बात की गई है। तो आशा है ये प्रश्न आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और मैं दूसरे क्वेश्चन लिखने से पहले आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि अब जो इस कक्षाएं के बाद अगली कक्षाएं हमारी होंगी उसमें से हम एक एक मॉडल उत्तर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक मॉडल उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे और उस उत्तर को अभ्यास करने का, लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप अपने मन से कोई भी प्रश्न लें, उसे लिखें। ठीक है, और इसके साथ साथ JCIS क्लासेस आज से एक पहल शुरू कर रही है कि एक एक प्रश्न रोज व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके उस प्रश्न को लिखकर आप हमें भेज सकते हैं, हमारी टीम उसका मूल्यांकन करेगी। ठीक है, तो आइए अब आते हैं दूसरे प्रश्न को, देखते हैं कौन सा है। आप प्रश्न लिखो, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए उद्धरण चिन्ह में है, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक वंचन के कारण उभरती है। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। ये प्रश्न 250 शब्द का है और ये UPSC 2018 में आया है। ठीक है, और ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न है, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है। शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या
या आपेक्षिक वंचन के कारण, अपेक्षित वंचन के कारण, अपेक्षित वंचन के कारण उभरती है, उभरती है। ठीक है, उभरती है। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए, उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। तो मैंने बताया ये 250 शब्द में है। ये 250 शब्द में है और ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। ये सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखने में परेशानी ना हो। सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक वंचन के कारण उभरती है। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न है थोड़ा एक लेवल का। ठीक है, इस प्रश्न में आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा क्या, थोड़ा सा अभी क्योंकि आप लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, प्रथम प्रारंभिक चरण में है, तो थोड़ा सा आपको समस्याएं हो सकती हैं। थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है। तो सबसे पहले देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसे कैसे लिखा जाए। देखिए मैंने आपको बताया कि डिमांड पहले जानने की, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है। क्वेश्चंस की डिमांड जो है वो क्या है, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभरती है या अपेक्षित वंचन के कारण उभरती है। तो अब आपको ये पता लगाना है कि सांप्रदायिकता फैलती किससे है। तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया कि हमें पता लगाना है कि सांप्रदायिकता जो है कैसे फैलती है। सांप्रदायिकता जो है शक्ति संघर्ष के कारण उभरती है या तो अपेक्षित वंचन के कारण। कैसे? ठीक है, तो क्वेश्चंस की डिमांड है सांप्रदायिकता कैसे फैलती है, इसको समझाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनमें से एक को एकदम जांचना है कि कैसे सांप्रदायिकता का जो उद्भव होता है वो उसका मूल क्या है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता फैलने का, सांप्रदायिकता उभरने का जो मूल मुद्दा है उसे समझना है हमें, जो डिमांड है प्रश्न का। अब जब डिमांड मैंने जान लिया, अब दूसरा काम करते हैं कीवर्ड पहचानना। तो पहला कीवर्ड जो है हमारा वो है सांप्रदायिकता। ठीक है, आप भी शुरुआती में ऐसे कीजिए, जब एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे नहीं करना है, वो जब अभ्यास करते रहेंगे तो हो जाएगा। पहला सांप्रदायिकता, दूसरा शक्ति संघर्ष, ठीक है, अपेक्षित वंचन तीसरा कीवर्ड, उदाहरण चौथा, पांचवा तर्क। तो इसमें 5 कीवर्ड है। देखिए जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उत्तर उतना व्यापक होगा, उसकी विस्तार परिधि आकार उतना ही ज्यादा व्यापक होगा। ठीक, तो इन बात का आप ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतना ज्यादा उसका विस्तार और परिधि होगी उस उत्तर की। ठीक है, तो कैसे लिखें? सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका मैंने आपको बताया कि भूमिका उस पे लिखी जाती है जिस पे प्रश्न का अत्यधिक झुकाव हो। तो भूमिका सांप्रदायिकता के बारे में है, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ के ऐसा लगता है कि सांप्रदायिकता के बारे में बात की जा रही है, तो हम भूमिका सांप्रदायिकता के संदर्भ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सांप्रदायिकता के बारे में लिखेंगे।
तो सांप्रदायिकता के बारे में मुद्दा है, क्या लिखेंगे, है कि नहीं, क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला लिखेंगे सांप्रदायिकता क्या है, मतलब इसकी अवधारणा स्पष्ट कर देंगे, ठीक है, अवधारणा लिखेंगे, या इसके साथ साथ सांप्रदायिकता की जो परिभाषा है, ये 3 चीजें हैं जिसकी चर्चा आपको भूमिका में करनी चाहिए। इसमें से एक भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सांप्रदायिकता को ऐसे समझाने के बाद आपकी भूमिका वाला जो पोर्शन है, जो भाग है, वो समाप्त होता है। ये भूमिका आप लिखने के बाद, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा इस मामले में है क्योंकि ये तर्क जिसमें जो दिया हुआ है, इस प्रश्न का जो भाग है, ये मुझे लगता है शायद आपको मैंने समझाया होगा एक बार, बहुपक्षीय प्रश्न है। बहुपक्षीय वो प्रश्न है जिसके 2 से ज्यादा पक्ष हो, जिसे हम द्विपक्षीय नहीं कह सकते। अब त्रिपक्षीय कहना ठीक नहीं रहता, तो बहुपक्षीय उसे कह लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुपक्षीय प्रश्न है, और बहुपक्षीय प्रश्न में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने में थोड़ी सी परेशानी शुरुआती चरण में आ सकती है, तो वो सामान्य सी है, धीरे धीरे प्रयास के बाद नहीं आएंगी, ठीक है। भूमिका लिखने के बाद अब मुख्य भाग लिखते हैं। ये एकदम सामान्य रहेगा, इसमें कोई, मैंने आपको बताया था मुख्य भाग एक बड़ा ढांचा है, मैंने आपको वहां पे समझाया था मुख्य भाग एक बड़ा ढांचा है, उसके अंदर छोटे छोटे खंड हो सकते हैं। तो मुख्य भाग में क्या क्या लिखेंगे, मुख्य भाग में जो लिखेंगे सांप्रदायिकता है तो शक्ति संगत, तो सांप्रदायिकता ऐसे लिखेंगे। ऐसा करते हैं, मैं इसे साफ कर देता हूँ, मैं ऊपर इसे समझाता हूँ। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा। तो सांप्रदायिकता शक्ति संघर्ष के कारण उभरती है या अपेक्षित वंचन के कारण? तो मुख्य भाग जो लिखेंगे उसमें से मुख्य भाग में हम ये देखेंगे कि मुख्य भाग में हम सबसे पहले देखेंगे कि सांप्रदायिकता जो है वो प्रश्न में जो था शक्ति संघर्ष, ठीक है, तो शक्ति संघर्ष के रूप में फैलती है, शक्ति संघर्ष के रूप में। उसके बाद इसे समझाएंगे हम, ठीक है, कि सांप्रदायिकता जो है वो शक्ति संघर्ष के रूप में कैसे फैलती है, ठीक है। शक्ति संघर्ष के रूप में सांप्रदायिकता, उसमें हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, टू द पॉइंट ये लिखेंगे कि सांप्रदायिकता शक्ति संघर्ष के रूप में कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे फैलती है, कैसे उसका उद्भव होता है, ठीक है। तो पॉइंट में आप लिखें, टू द पॉइंट कहने का मतलब है पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इसे लिखने के बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो लिखेंगे सांप्रदायिकता अपेक्षित वंचन के कारण, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में हमें लिखा हुआ था सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या अपेक्षित वंचन के कारण। दूसरा लिखेंगे अब अपेक्षित वंचन के संदर्भ में, अपेक्षित वंचन के कारण कैसे सांप्रदायिकता फैलती है, कैसे सांप्रदायिकता का उद्भव होता है, इस बात को समझाना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इस बात को भी टू द पॉइंट समझाने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं इसे साफ कर रहा हूं और उद्भव को समझाएंगे ऐसे कि आप कैसे, इसमें भी हम लिखेंगे टू द
टू द पॉइंट, जितना ज्यादा आप उत्तर लिखेंगे उतना ज्यादा फायदा है आपको, ठीक है। तो कोशिश करें कि टू द पॉइंट लिखें उत्तर को, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने इसमें बताया। तो इतना लिखने के बाद आगे प्रश्न के आगे वाले भाग को हम पढ़ लेते हैं। वो है उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। अब इसे लिखने के बाद उपयुक्त उदाहरण और तर्क दोनों की मांग की जा रही है। तो डिमांड किस चीज की जा रही है? एक है उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे कि कैसे सांप्रदायिकता फैलती है, और उदाहरण में मतलब इन माध्यमों से शक्ति संघर्ष के रूप में, चाहे अपेक्षित वंचन के रूप में कैसे सांप्रदायिकता फैलती है। तो इसके कुछ उदाहरण देंगे, आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उस उदाहरण के संदर्भ में कोई तर्क प्रस्तुत करेंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल 1 दिया, ठीक है, एग्जाम्पल 1 किसी मुद्दे को रखा या फिर किसी उदाहरण को दिया कि जैसे कि गरीबी के कारण, ठीक है, या अपेक्षित वंचन किसी एक विशेष वर्ग का होता है अगर, तो वंचना होती है जो समाज में देखी जा सकती है, जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग हो या फिर निचला तबका हो, मतलब पिछड़ा वर्ग हो, ठीक है, उसका कैसे अपेक्षित वंचन हुआ है, जिसके कारण वहां पे सांप्रदायिकता की स्थिति कैसे फैलती है। तो वो सब तर्क भी आप देंगे यहाँ पे, ठीक है, कैसे फैलती है सांप्रदायिकता शक्ति संघर्ष के कारण और अपेक्षित वंचन के कारण। तो वो सब समझा देंगे आप तर्क से। उसके बाद देखिए, इसमें से निष्कर्ष तो लिखा जाना चाहिए, निष्कर्ष बिल्कुल लिखे, निष्कर्ष में लिख दे उपरोक्त दोनों कारणों से सांप्रदायिकता का उद्भव होता है। क्योंकि निष्कर्ष यहाँ पे छोटा लिखें, क्योंकि तर्क यहाँ दे ही रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा निष्कर्ष लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक मैं आपको समझा पाया उस प्रश्न को, ठीक है। तो अब इन्हीं प्रश्नों के साथ हम इस कक्षा का समाप्ति करते हैं, इस कक्षा की, और अगले कक्षाओं में मिलते हैं फिर, और एक एक प्रश्न पे आप चर्चा करेंगे।